अगर आप आज तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड थे तो आपकी दुनिया एक ब्लैक एंड वाइट की तरह थी। इस ब्लैक एंड वाइट की दुनिया में बड़ा मुश्किल था ये फाइंड आउट करना कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड क्या होता है। और ये ब्लैक एंड वाइट की दुनिया आपको एक पुराने दौर में लेके जाती थी। याद है आपको वो पीटीवी का वो साउंड जो कि हर ट्रांसमिशन के स्टार्ट में आता था? याद आया? फिर सरमाया लेकर आया आपकी ज़िंदगी में एक नया रंग, और इस कलरफुल की ज़िंदगी में अब आपके लिए बड़ा इजी है ये फाइंड आउट करना कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड होता क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और सरमाया.pk कैसे आपको हेल्प कर सकता है एक अच्छे म्यूचुअल फंड फाइंड आउट करने में। सो लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। जैसे कि आप इस्लामाबाद से लाहौर जाना चाह रहे हैं। अब आपको इस्लामाबाद से लाहौर जाने के क्या क्या तरीके हैं। या तो आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे और लाहौर जाएंगे, या फिर आपके पास शेयर्ड सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसमें आप ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू, प्लेन के थ्रू जाना पसंद करेंगे। अगर आपने अपनी गाड़ी चुनी तो उसके नुकसानात क्या हैं? सबसे पहले तो गाड़ी महंगी है, आपको पूरी लेनी पड़ेगी। सेकेंडली आपको उसके पूरे फ्यूल का खर्चा देना पड़ेगा। तीसरा आपको फोकस रह के ये देखना पड़ेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। चौथा आपको ये पता होना चाहिए कि लाहौर की डायरेक्शन है क्या। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ज़रूरी समझनी है, तब जाके आप लाहौर पहुँचेंगे। या इससे आसान तरीका क्या है कि आप किसी बस में बैठ जाएं, आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बस पूरी अपफ्रंट पैसे देने की ज़रूरत है। आप एक शेयर सर्विसेज में बैठ रहे हैं जिसमें सारे लोग जो बस के अंदर सवारी बैठे हुए हैं वो एक कॉस्ट पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम होती जा रही है। और बस का एक ड्राइवर है जो आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है जहां आप डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, जो कि है लाहौर। हमारे लिए बस बेहतर क्यों है? क्योंकि एक क्वालिफाइड ड्राइवर है जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुँचा रहा है और आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनिमल कॉस्ट के ऊपर आप बस पे बैठे हैं जो कि आप डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। जिस तरह मैंने बस की एग्जांपल दी, एग्जैक्टली यही पर्पस है म्यूचुअल फंड का। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के उस रूट के ऊपर आते हैं तो आपके ऊपर की इन्फॉर्मेशन कम होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर लोग जो नई दफ़ा आ रहे होते हैं वो एक गलत डिसीजन करके बैठते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। यहाँ पर आपको हेल्प करती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होती है इसके बारे में डिटेल में अब देता हूँ, लेकिन सिंपल अल्फाज में बता दूँ, ये वो क्वालिफाइड लोग हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाते हैं। और आपकी ज़िंदगी इसीलिए आसान है कि आपने सिर्फ ये देखना है वो अच्छा म्यूचुअल फंड सिर्फ वही है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। सबसे पहले मैं अगर ये बता दूँ कि बेनिफिट्स क्या है म्यूचुअल फंड के, कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, जो कि क्वालिफाइड रिसोर्स है, प्रोफेशनल उसकी डिग्री है, वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी फंड्स को सही जगह पे इन्वेस्ट करने की। और वो इंश्योर करता है कि जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करें वो डाइवर्सिफाइड हो। उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली, क्योंकि ज़्यादा लोग आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पर यूज़र की कॉस्ट कम पड़ती है। और क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स होते हैं तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपके फंड को मैनेज कर रही होती है। अफोर्डेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली आपको ट्रांजैक्शन या डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ सकती है। तो म्यूचुअल फंड क्योंकि क्वालिफाइड लोग होते हैं तो अफोर्डेबल भी होते हैं। और आखिरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाईली रेगुलेटेड। म्यूचुअल फंड में कोई आपको मसले की ज़रूरत नहीं है। ये SECP, स्टेट बैंक, इन सब के अंडर आती हैं और ये हाईली रेगुलेटेड होती हैं। वो लोग जो कि अभी भी ये होकर परेशान हो जाते हैं कि आपका पैसा लेके कोई भाग ना जाए, म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है जिस पे आपको लोगों को इतने फ्रॉड हुए होते हैं और उस फ्रॉड की वजह से जो सही चीज़ है उसकी भी अहमियत आपको समझ नहीं आती है। तो म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हाईली रेगुलेटेड है, अफोर्डेबल है, लो कॉस्ट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसको मैनेज कर रही होती है। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा कैसे देखते हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। चलिए, ये तो हो गया म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए म्यूचुअल फंड के लाइसेंस इशू होते हैं। जिस तरह के आप बैंक में जब भी जाते हैं तो कभी आप स्टेट बैंक में डायरेक्टली तो नहीं पैसे डिपॉजिट करते। स्टेट बैंक ने क्या प्रोसीजर रखा हुआ है कि स्टेट बैंक ने लाइसेंस दिए हुए बैंक्स को। अब बैंक्स कौन से हो गए? मीज़ान बैंक, हबीब बैंक, एलाइड बैंक, यूनाइटेड बैंक, इस तरह के सारे बैंक्स। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ने लाइसेंस इशू करके इंश्योर किया हुआ है कि अगर आप पैसे इनके पास डिपॉजिट करेंगे
वो स्टेट बैंक के लाइसेंस के अंदर कवर्ड है। इसी तरह म्यूचुअल फंड भी, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, म्यूचुअल फंड ने भी लाइसेंस इश्यू किए हुए हैं। और बाय द वे ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जिनको लाइसेंस इश्यू हुए होते हैं, जो कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, ज़्यादातर तो इनमें बैंक्स ही हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हबीब बैंक, हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मीज़ान बैंक, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जिनका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे लेक्सन इन्वेस्टमेंट या महाना म्यूचुअल फंड एज वेल। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कौन कौन से म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि म्यूचुअल फंड की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सरमाया.pk। कैसे आपने देखना है आए मैं दिखाता हूँ। सो अगर आप सरमाया.pk पे आएँ और फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आएँ, म्यूचुअल फंड पे ये कैटेगरी आप देख रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज नजर आएंगी। अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, जैसे 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये बैंक नहीं है लेकिन ये म्यूचुअल फंड है। ABL एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये ABL फंड का है। AKD इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, अगेन ये बैंक नहीं है लेकिन ये म्यूचुअल फंड है। अल हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अल मीज़ान एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, अल फला GHP इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड। सिमिलरली अगर आप आते रहेंगे, JS इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, महाना वेल्थ लिमिटेड, MCB हबीब सेविंग लिमिटेड। सिमिलरली ये तकरीबन 21 AMCs हैं जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे म्यूचुअल फंड की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट उनके नंबर ऑफ़ फंड्स भी हैं। अगर आप नंबर ऑफ़ फंड्स पे देखेंगे, आप क्लिक करेंगे, जैसा कि UBL के इस टाइम पे 61 फंड्स हैं, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के 45 फंड्स हैं, नेशनल बैंक के 43 फंड्स। अब ये फंड्स क्या होते हैं, क्या कैटेगरी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बताने का मकसद यह है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी AMCs हैं, उनके कितने फंड्स हैं और उस फंड के अंदर कितने पैसे लगे हुए हैं। अगर मैं इसको फंड्स की पैसे पे भी करूँ तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जिस पे सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्टेड हैं वो NIT है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। ठीक है, सिमिलरली HPL सेकंड नंबर पे है, ABL थर्ड नंबर पे है। और ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये सारे फंड्स हैं जहां पे आप अपने पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि AMC मतलब ये टाइटल में भी देख रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको म्यूचुअल फंड्स की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है, जो ऑथराइज हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर यहाँ पे ये देखना हो कि AMC का रोल क्या होता है, यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मैंने अभी बताई हैं उनका रोल क्या है, क्यों आपको उनके पास इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का ये रोल है कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करे जहाँ पे आपका गोल है। मतलब कि अगर आपका गोल ये है कि आपने ग्रोथ ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो ग्रोथ में आपको बताए कहाँ पे करना है। अगर आपका गोल ये है कि अपने लो रिस्क के अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये AMC आपको बताएंगे वो कौन से लो रिस्क के फंड्स हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन AMCs का ये रोल भी है कि वो रिसर्च एंड एनालिसिस करके बताए कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है, और वो मंथली में एक दफ़ा आपको बताती हैं कि इनकी फंड की परफॉर्मेंस क्या है और आपके लिए क्या ज़रूरी है कि उन फंड को समझें कि वो क्या होते हैं और वहाँ पे आप देखें कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है। पोर्टफोलियो की जो सिलेक्शन होगी कि किस जगह पे कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी AMCs का रोल है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप इनको मैनेजमेंट फ़ीस या फीस इसीलिए पे कर रहे हैं कि ताकि आपको ये गाइड कर सकें कि आपकी पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन होगी कैसे, कौन सा पोर्टफोलियो जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्टली परफॉर्मेंस रिव्यू, हर महीने में एक दफ़ा हर AMC अपनी रिपोर्ट बताती है जिसमें वो ये बताती है कि उसका ये महीना कैसा गया। हर फंड की वो कैटेगरी के ऊपर जो बताती हैं कि ये पर्टिकुलर फंड इस महीने पे उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, और जो डायरेक्टर है उस पर्टिकुलर कंपनी का वो बताता है कि पूरी कंपनी की क्या प्रोग्रेस थी इस महीने के अंदर। चलें, यहाँ तक तो समझ आ गई कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, AMCs क्या होती हैं। अब छोटी सी मैं टेक्निकल डिटेल में जाऊँ क्योंकि काफ़ी लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं कि NAV के बारे में आपने सुना हुआ है, AUM के बारे में सुना हुआ है। NAV क्या होती है, AUM क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 5 लोग आते हैं मिलकर और वो कहते हैं जी हमने 1000 रुपया सब लोगों ने मिलकर इन्वेस्ट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हो गए, 5। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि कितने एसेट हैं जो कि इस पर्टिकुलर फंड मैनेजमेंट के अंदर होंगे। जिस तरह के मैंने बताया 5 लोग 1-1000 रुपया ईच, तो AUM कितना हो गया 5000।
अगर आपने नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो इन 5 लोगों की जिन्होंने इक्वली इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1000। यानी इस पर्टिकुलर फंड की हमने नैव की जो कैलकुलेशन की है वो 1000 रुपया पर नैव है। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर पर पर्सन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कितने हो गए? 1। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1000 रुपया होगा तो ही आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर एक छठा बंदा आता है और वो कहता है मेरे पास 1000 रुपया तो नहीं है लेकिन मैंने 500 इन्वेस्ट करने हैं, तो म्यूचुअल फंड की एक ज़बरदस्त बात यह है कि वो फ्रैक्शन में भी शेयर इशू कर सकती है। मतलब कि रादर देन के 1 शेयर इशू हो, उस छठे बंदे को 0.5 शेयर इशू होगा। और अगर कोई और बंदा आता है, 7वां बंदा आके कहता है जी मेरे पास 100 रुपये ही हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसका मतलब है 7वें बंदे के लिए 0.1 शेयर इशू होंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये की नैव चल रही है और आप 100 रुपया ही इन्वेस्ट करें तो आपको 1 शेयर मिलेगा। अगर 100 रुपये की नैव चल रही है और आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 100 शेयर मिलेंगे। तो ये जो फ़ायदा है म्यूचुअल फंड में होने का, ये अमीर और गरीब का कोई ताल्लुक नहीं है इसके से। जिसकी जितनी जेब की गुंजाइश है, जितना इन्वेस्ट करना चाहता है, उतने ही नंबर ऑफ नैव्स उनको मिलेगी। अब मैं लेकर आता हूँ आपको एक और कैटेगरी की तरफ कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। सो म्यूचुअल फंड की करंटली है 3 टाइप्स: लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। अगर लो रिस्क को मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में बताना हो तो ये वो डेट फंड्स हैं। जैसा कि मेरी एक पुरानी वीडियो है हाउ टू डबल योर मनी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे बैंक जो है वो गवर्नमेंट को लोन देता है। यानी गवर्नमेंट जो है वो डेट उठाती है बैंक से। अगर एज एन इंडिविजुअल मैंने डायरेक्टली डेट देना हो गवर्नमेंट को तो मैं इन्वेस्ट करूंगा लो रिस्क म्यूचुअल फंड। इसको डेट फंड्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम पैसे बैंक में रख कर कोई बेनिफिट नहीं लेते, हम उसी पैसे को म्यूचुअल फंड में रख कर गवर्नमेंट को लैंड कर सकते हैं और गवर्नमेंट उस लैंडिंग के ऊपर आपको बेनिफिट देगी। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि डेट की भी 2 तरह की किस्में होती हैं। एक कन्वेंशनल डेट होता है और एक इस्लामिक डेट होता है। इस्लामिक डेट जो होता है वो बैक बाय एनी एसेट होता है, मतलब कि आप बगैर एसेट के लैंड नहीं कर सकते। जो कन्वेंशनल होता है वो बगैर किसी एसेट बैक के बगैर भी आप डेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों की वो ये है कि वो किसी भी लैंडिंग को समझते हैं यार ये इस्लामिक नहीं है, जबकि ऐसा केस नहीं है। आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शायद एयरपोर्ट को गिरवी रखकर भी लोन उठा सकती है क्योंकि एयरपोर्ट के ऑपरेशन से वो लोन का इंटरेस्ट की पेमेंट कर सके। तो इसमें कोई मजायका नहीं है। इसमें इस्लामिक वाले में ये इस्लामिक तरीके से ही लोन दिया गया है उसको, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और एक जो मैंने गैप बताया था कि करंट अकाउंट, इस्लामिक सेविंग अकाउंट और म्यूचुअल फंड, इन तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करंट अकाउंट में आपको 0% बेनिफिट मिलता है। इस्लामिक के अंदर अगर आप जाएंगे तो 10 से 11% अभी के टाइम पे मिल रहा है। और यही आप लो रिस्क म्यूचुअल फंड, इस्लामिक लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो तकरीबन 20% का आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि रादर देन कीपिंग इट इन बैंक, आपको लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं कि लो रिस्क म्यूचुअल फंड को आपने कैसे एनालाइज करना है सरमाया.pk पे, वो कौन से फंड्स हैं, शरिया कंप्लाइंट या कन्वेंशनल, तो सरमाया.pk कैसे हेल्प कर सकता है आए चल के देखते हैं। तो अगर आप सरमाया.pk पे आएंगे तो फॉर एग्जांपल मैं फंड कैटेगरीज पे चलता हूँ, ठीक है। तो फंड कैटेगरीज पे अगर आप आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरह इसको हम लोगों ने इसको डिफरेंट फंड्स में किया है रिस्क के ऊपर। फंड्स ऑफ फंड्स जो है मीडियम टू हाई है। चले मैं लो की तरफ जाता हूँ क्योंकि अभी हम लो डिस्कस कर रहे हैं। तो कैपिटल प्रोटेक्टेड का रिस्क टाइप लो है, कैपिटल प्रोटेक्टेड इनकम का लो है। मनी मार्केट जिस के साथ मस्जिद नहीं है वो इस्लामिक नहीं है। जिस के साथ मस्जिद है जैसे शरिया कंप्लाइंट फिक्स रिटर्न लो, शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट लो। और एक और चीज़ अगर आप देखें आखिरी कॉलम में हमने दिया हुआ है कि एवरेज रिटर्न पिछले 365 यानी 1 साल का कितना है। तो जहाँ पे मैं लो कर रहा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं 25%, 16%, 21%, 19%। तो ये सारे वो फंड्स हैं जिसमें बगैर किसी रिस्क के आपको रिटर्न मिल रहा था, ठीक है। अब अगर मैंने इसकी डिटेल्स में भी जाना हो तो अगर मैं लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स पे जाता हूँ, ठीक है, आपकी थोड़ी आसानी के लिए हमने यहाँ पर ही फिल्टर लगा दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मुझे लो रिस्क फंड्स दिखाएं, और आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ मुझे वो दिखाएं जो कि शरिया कंप्लाइंट हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको सारे के सारे फंड्स नज़र आ गए। अगर आपने सॉर्ट करना हो
तो सिर्फ आपने वहाँ पे सॉर्ट करना है जिस ईयर के ऊपर देख रहे हैं। जैसे कि टॉप लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं महाना इस्लामिक कैश फंड 23.5% का रिटर्न है पिछले एक साल के अंदर। फैसल इस्लामिक कैश फंड का 22.36 का रिटर्न है। तो आपके पास, जैसे मैंने पहले कहा था, आपके पास एक एनालिसिस का एक मैकेनिज्म मिल गया है कि आपने अगर देखना हो वो कौन सा बस ड्राइवर है जो कि बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत इजी है, आपने नाम पे नहीं जाना, आपने परफॉर्मेंस पे जाना है। परफॉर्मेंस पे अगर साल पे देखेंगे तो महाना इस्लामिक कैश फंड टॉप कर रहा है। अगर आप 6 महीने के ऊपर देखेंगे फैसल इस्लामिक कैश फंड टॉप के ऊपर है। अगर आप 1 महीने के ऊपर देखेंगे तो मीज़ान पायदार मुनाफा प्लान एक्स ये टॉप के ऊपर है। आपने महीने से नीचे नहीं जाना, एक आध दिन में इनकी एडजस्टमेंट होती रहती है। जैसे अभी आप देख सकते हैं 45.86 ये सालाना रिटर्न है, डेली का रिटर्न नहीं है। इसको नहीं देखना क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। कोशिश करें कि आप सालाना पर रहें या 6 महीने पर रहें और इसकी बेसिस पे आप एनालिसिस करें कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। अगेन मैं आखिर में ये बता दूं, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को नहीं देखते, वो आंखें बंद करके किसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा आपकी स्ट्रेंथ ही ये है कि आपको डाटा इस तरह दिया गया है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिटर्न सबसे ज़्यादा हो। इस केस में महाना इस्लामिक कैश फंड का सबसे ज़्यादा रिटर्न है। सो जो दूसरा टाइप है, कैटेगरी है, मैं मीडियम को बाद में करूँगा, पहले मैं हाई को डिस्कस करूँ। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? तो हाई रिस्क से, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, हाई रिस्क वो होते हैं जिस पे रिस्क कंपैरेटिवली हाई होता है। अब हाई रिस्क फंड्स डायरेक्टली इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरह के लो रिस्क के ऊपर रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस कम था, हाई रिस्क में ज़्यादा है। आपके लिए ये समझना ज़रूरी है, अगर आपको पैसे साल या 2 साल के अंदर चाहिए तो कोशिश करें आप ज़्यादा एक्सपोजर लो रिस्क के अंदर लें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि 2 साल से ज़्यादा है तो कोशिश करें कि आप हाई रिस्क के अंदर लें। अब हाई रिस्क स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं और आप लोग अगर स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड हैं तो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड को एनालाइज करके आप भी कैसे स्टॉक मार्केट पे पैसे बना सकते हैं, आए सरमाया.pk पे दिखाता हूँ। सो अगेन मैं म्यूचुअल फंड के लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स में हूँ और मैं इस वक्त लो रिस्क की जगह हाई रिस्क पे जाता हूँ। ठीक है, हाई रिस्क में अगेन आपके पास ऑप्शंस क्या हैं कि आप शरिया कंप्लाइंट में जाएं या शरिया कंप्लाइंट नॉन पे जाएं। चले मैं शरिया कंप्लाइंट को ही एनालाइज करता हूँ। शरिया कंप्लाइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो सारे फंड जो कि शरिया कंप्लाइंट हैं उनके साथ मॉस्क आपको नजर आएगा, जिस तरह ये सारे फंड्स के साथ मॉस्क नजर आ रही है। अब आपने भी वही करना है कि साल के ऊपर परफॉर्मेंस देखनी है किसकी सबसे ज़्यादा है। अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड की 1 साल का रिटर्न तकरीबन 88% है। इसी तरह 6 महीने पे 24.4% है, एक मंथ के ऊपर 1.6% है, एक दिन के ऊपर -0.22 है। ये जो रिटर्न है ये बेसिकली दिन का वाकई 0.22 है, साल का 88% है। ये सालाना पर नहीं टैग हुआ है। जो लो रिस्क फंड है वो सालाना के ऊपर आपको रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर देखना हो अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है ना, जिसकी वजह से इसको इतना रिटर्न मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे अल हबीब इस्लामिक फ़ंड का एक रिटर्न नज़र आएगा। ठीक है, अल हबीब इस्लामिक फ़ंड के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक महीने के ऊपर उसकी नैव की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ। नेट एसेट वैल्यू इस पर्टिकुलर फंड की 140 रुपया है और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख सकते हैं ये ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, अगर मैं अल हबीब इस्लामिक फ़ंड में सिर्फ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि इसमें क्या होता है, जिस तरह मैं नैव को तो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, AUM को भी हमने जैसे पहले एग्जांपल में कहा था कि 5000 रुपये क्या होती है, तो इसी तरह इस पर्टिकुलर फंड में तकरीबन इतनी AUM इन्वेस्टेड है। अगर मैं इसको 5 साल पे लेकर जाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में तकरीबन 3 साल पहले कहाँ पर थी और आज कहाँ पर है। एक आपकी आसानी के लिए हमने क्या किया है, सिर्फ आपने ये देखना हो कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के स्टॉक मार्केट के फंड के साथ क्या रिटर्न है, तो आप इंडेक्स को फंड के साथ देख सकते हैं कि KSE 100 का जो रिटर्न है वो ब्लैक में है और जो ग्रीन में है वो इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न है। तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा ये देखना कि इस फंड में आपने अगर इन्वेस्ट किया होता तो वो फंड के साथ जो इंडेक्स है उसके साथ उसका कंपैरिजन क्या है। आखिरी टाइप जो है वो है सिप का मतलब क्या है कि अगर आपने इस फंड में जब से ये लॉन्च हुआ है, जिस तरह नवंबर 2012 में लॉन्च हुआ है, अगर आप इस फंड में 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते रहते तो आज तक आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें होती 1,40,000। ये जो रेड लाइन है, ये वो रेड लाइन का मतलब ये है कि विद प्राइस यानी नैव की प्राइस के साथ अगर आप इसका रिटर्न देखें तो तकरीबन 1,40,000 आपका 2,26,000 बन चुका है।
और ये जो ग्रीन लाइन है ये नेट, ये आपकी पे आउट के साथ है, यानी तकरीबन इस पर्टिकुलर फंड ने 10,000 रुपये का पे आउट दिया है ओवर लास्ट 12 ईयर्स। ठीक है, तो आपके समझाने के लिए, काफ़ी दफ़ा लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं बनते, लेकिन यही 1-1 हज़ार रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं, और जैसे मैं पहले बताया है कि म्यूचुअल फंड की खूबसूरती ये है कि अगर आपके पास 1,000 आज भी है तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप 1000 रुपये से आग करते हैं तो तकरीबन 6 नैव की यूनिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल बताने का मकसद ये है कि इसमें भी हमने 1000 रुपया किया है। अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, जैसे कि एक साल में मैंने पहले भी बताया था तकरीबन 88%, YTD यानी ईयर टू डेट जनवरी से लेकर आज तक पिछले 6 महीने में तकरीबन 91% का रिटर्न है। और अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड के जो साथ के फंड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एटलस इस्लामिक स्टॉक फंड एक साल में 77%, ईयर टू डेट 80%, 6 मंथ में 11%, ये सारे वो फंड्स हैं जो कि इस्लामिक हैं, इसी कैटेगरी में हैं, और उनके रिटर्न्स भी आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। जैसे एक साल में मैंने देखना हो कि एक साल में 60% का रिटर्न है, YTD में तकरीबन 85% का रिटर्न अल्फला GHP इस्लामिक स्टॉक फंड का है। 6 महीने में देखना हो तो तकरीबन 10% का रिटर्न HPL इस्लामिक स्टॉक फंड का है, NIT का 12% का रिटर्न है। इसी तरह 3 महीने में देखना हो तो अल हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड है। अगेन बताने का मकसद ये है कि इतना सिंपल हो गया आप लोगों के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है जो कि ज़्यादा रिटर्न बता रहा है। अगेन मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि वो म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा नाम है और उस पर ही इन्वेस्ट करना है। आपका पैसा है, सबसे ज़्यादा आपको ही अपने पैसे की कदर होनी चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की, जिस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बेहतर है, आपके लिए बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ताकि आपको और रिटर्न मिले। अब इसके अलावा म्यूचुअल फंड जो है वो पे आउट भी देती है, जिस तरह स्टॉक की कंपनी पे आउट देती है तो म्यूचुअल फंड भी पे आउट देती है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी विद का रिटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 0.63 पर यूनिट के ऊपर 28 जून 2023 में भी डिविडेंड दिया, 2021 में उससे पुराना डिविडेंड दिया जो कि 8.1 रुपया पर यूनिट बनता है। जितने भी ये यूनिट आपको इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, जितने यूनिट्स आपके पास होंगे, जब भी पे आउट आएगा ये ऑटोमेटिकली आपका पे आउट इसमें एडजस्ट हुआ करेगा। आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में समझना, वो है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फंड की एसेट में होल्डिंग पे आएंगे तो मई का महीना, क्योंकि अभी तक डाटा आया नहीं है तो नज़र नहीं आएगा, मैं अप्रैल के अंदर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं साजगार, जो कि हमें लगता था कि यार वो 80 रुपये की कंपनी थी, 800 रुपये की हो गई है, तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने तकरीबन जनवरी के अंदर एंट्री ली थी साजगार के अंदर। ठीक है, और इस साजगार की एंट्री का आपको बेनिफिट अगर साजगार में देखेंगे जनवरी में क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है, तो आपको समझ आएगा कि ये जो रिटर्न 80-90% का, बल्कि इस साल के स्टार्ट से जो हम बता रहे थे कि 90% का रिटर्न है, ज़्यादातर इस पर्टिकुलर फंड की एक्सपोजर साजगार के अंदर है और रिटर्न्स के अंदर नज़र आ रहा है। अब आप खुद सोचें, आपने तो एक फ़ंड देखा जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी और आपने इसमें इन्वेस्ट किया, बाद में आपको पता चला कि वो फंड तो साजगार के अंदर इन्वेस्टेड है। साजगार की वैल्यू अगर आप देखें 70-80% से भी ज़्यादा दुगनी हो चुकी है जनवरी से लेकर अब तक। इसी तरह मीज़ान बैंक इस्लामिक में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, ये पर्टिकुलर फंड पता नहीं कब से इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर इन्वेस्टेड है। OGDCL जो कि ऑयल एंड गैस 7.68, 6.96, तीसरी 7.98 अभी इसमें इन्वेस्टमेंट है। एक और चीज़ अगर आप देखें, इस पर्टिकुलर फंड होल्डिंग में ना सिर्फ हम AUM का साइज़ बता रहे हैं जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फंड में आया है। पिछली दफ़ा ये तकरीबन 545,615 मिलियन था, इस वक्त वो तकरीबन 50% से इंक्रीज़ कर गया है। मारी पेट्रोलियम चौथे नंबर पे, एंग्रो फर्टिलाइज़र, PPL, एंग्रो, BIPL, अभी रिसेंटली इन्होंने PIOC में एक्सपोजर लिया है, लकी सीमेंट में एक्सपोजर लिया है। तो ये फ़ंड की आपको मैनेजमेंट से समझ आ रही है कि ये अपने फंड्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करें और वो इसके रिटर्न्स के अंदर आ रहा है। आपका काम ये नहीं है, जिस तरह मैंने पहले कहा था, ये इन लोगों का अपना काम है कि उन्होंने देखना है कि जो फंड्स इनके पास हैं किस जगह पे उन्होंने एक्सपोजर लेना है। और इसी तरह अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो हर फंड की, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इनका काम है आपको ये बताना
कि इनकी फ़ंड की रिपोर्ट प्रोग्रेस कैसी थी। तो अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड की अप्रैल की रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा, ये डिटेल के अंदर अपने फंड्स का बता रहे होते हैं, जैसे कि इस फंड ने वेरी लो में क्या परफॉर्मेंस थी, मार्केट की अपडेट क्या है, और हर फंड की डिटेल में रिपोर्ट बताएंगे कि इस पे परफॉर्मेंस क्या है। ये सारा डाटा सरमाया.pk पे एक जगह पे आपको मिल रहा है कि आपको मल्टीपल जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो AUM का जो हमने बताया था, इतने ज़्यादा फंड्स इसमें जो AUM है, तो इक्विटीज़ 91% एक्सपोजर है, कैश सिर्फ इनका 5% है पूरे पोर्टफोलियो का, रिसीवेबल्स जो कि अदर इस फंड्स के अंदर है वो तकरीबन 3.5% की है। और अगर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमने ये तक बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने किस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस सेक्टर में इसका एक्सपोजर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे आपको सरमाया.pk पे बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। और अगर आपने किसी और फंड में इन्वेस्ट किया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि क्या जिस फंड में आप इन्वेस्टेड थे वो फंड बेहतर था या ये फंड बेहतर। सो इन समरी अगर मैं बताऊं कि अगर आप स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली इन्वेस्टेड थे और आपको लॉसेज हो रहे थे तो आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, थ्रू हाई रिस्क म्यूचुअल फंड। और सरमाया.pk कैसे आपको हेल्प कर सकता है कि सिर्फ आपने परफॉर्मेंस पे सॉर्ट करना है कि साल पे, 6 महीने पे, 3 महीने पे वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, और आप अपने पैसे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को देंगे तो आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना इनका रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टॉक सरमाया.pk के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड। अच्छा, मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड में इनकम फंड होते हैं। अब इनकम फंड क्या होते हैं मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊँगा, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाने हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है, जिस तरह आजकल का जो दौर है इंटरेस्ट रेट हमें नज़र आ रहा है कि नीचे जाएंगे, तो रादर देन बीइंग इन दी मनी मार्केट जो कि लो रिस्क म्यूचुअल फंड है, आपको होना चाहिए इनकम फंड की तरफ। अब इनकम फंड क्यों मीडियम है, ये दूसरी तरफ अगर चले गए यानी इंटरेस्ट रेट हम एक्सपेक्ट करें नीचे जा रहे हैं, लेकिन और अगर ये रिवर्सल करे और ऊपर ही जाए तो आपको थोड़ा लॉस भी हो सकता है। मतलब जैसे 21% के ऊपर अभी है और अगर वो 22% पे चले गए तो जो ऊपर की जो एक डिफरेंस होगा वो आपका लॉस कंसिडर होगा। लेकिन 21% पे और आप इनकम फंड में इन्वेस्टेड हो और कल को 19 या 20 हो जाएं, जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। सो आपको बहुत सिंपल अगर अल्फाज में अगर समझाना हो कि इनकम फंड क्या होते हैं, तो आप उस म्यूचुअल फंड में तब एंट्री लेते हैं इनकम फंड के अंदर जब आपको पता है कि यार इनकम ये जो पॉलिसी रेट है ये पीक आउट हो चुका है, फ्यूचर में ये नीचे ही जाएगा, तो जितना नीचे जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। और एक और बात जो जो मीडियम रिस्क में आते हैं वो डिफरेंट हाई रिस्क और म्यूचुअल फंड और लो रिस्क म्यूचुअल फंड की कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल कुछ फंड मैनेजर्स क्या होते हैं, वो बैलेंस फंड की कैटेगरी या फंड्स ऑफ फंड की कैटेगरी इनिशिएट करते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि जब हालात बुरे होते हैं तो वो कहते हैं यार 30% इक्विटी मार्केट में, 70% लो रिस्क के अंदर। अब ये मीडियम में क्यों आ जाता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में थोड़ा एक्सपोजर है, ठीक है। इसी तरह जब हालात बेहतर होते हैं तो काफ़ी फंड मैनेजर है वो क्या करते हैं कि लो रिस्क में कम और इक्विटी मार्केट में ज़्यादा, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे गिरने वाले हैं तो इक्विटी बेहतर परफॉर्म करेगी। तो अगर आपने दोनों का कॉम्बिनेशन करना हो तो आप बैलेंस फंड या फंड ऑफ फंड में भी जा सकते हैं। अगेन क्राइटेरिया उसमें जाने का सिंपल है कि वो म्यूचुअल फंड जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है आपने उसी को सिलेक्ट करना है, मीडियम की कैटेगरी में भी। आप सरमाया.pk कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं मीडियम को एनालाइज करने के लिए, आइए देखते हैं। अगेन आप सरमाया.pk पे आएंगे, लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स में आएंगे, लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स में आप रिस्क प्रोफाइल मीडियम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको वो फंड नज़र आ जाएंगे कि जो मीडियम की कैटेगरी में है। मैं अगर इसमें शरिया कंप्लाइंट येस कर दूं तो अब मेरे पास सिर्फ वो फंड्स आएंगे जिसकी कैटेगरी लो है। अगर मैं अगेन वही क्राइटेरिया कि सबसे ज़्यादा फंड किस पे हैं जिस पे कि लो रिस्क पे बेहतर रिटर्न मिला है, तो ये आप देख सकते हैं कि फंड्स ऑफ फंड, अब ये मैं जिस तरह कह रहा था ना फंड्स ऑफ फंड, जिसमें अगर आपने देखना हो कि क्या कैटेगरी है वो देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इनकम फंड देखना हो, बल्कि मैं काम करता हूँ सर्च के अंदर सिर्फ इनकम फंड भी लिखता हूँ ताकि आपको सिर्फ वो फंड्स मिलें जो कि इनकम फंड की कैटेगरी में है। तो आप AWT इस्लामिक में देख सकते हैं 12.87, AWT मंथली इनकम प्लान में 22.83। अच्छा बाय द वे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी पीक के ऊपर है तो आपको रिटर्न ये कंपैरेटिवली उतने ही लग रहे होंगे जितने के लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे हैं। लेकिन जो ही इंटरेस्ट रेट नीचे गिरेंगे तो इन्हीं फंड्स की परफॉर्मेंस आप देखेंगे कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न दे रही होंगी लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखी है। अगर आपने इनकम फंड पे तब जाना है जबकि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो रहे हैं, जैसे कि आजकल का माहौल है, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं यार इंटरेस्ट रेट पीक आउट नहीं हो रहे हैं और इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएंगे, तो आप लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे ही रहेंगे। तो
तो ये तो वो कैटेगरी आ गई जो इनकम फंड की है। अगर आप दूसरी कैटेगरी पे देखें, जैसे GHP इस्लामिक प्रॉस्पेरिटी प्लानिंग, मीज़ान फाइनेंसिंग, फंड्स ऑफ फंड, जैसे मैंने अभी बताया फंड्स ऑफ फंड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर आपने इस कैटेगरी को भी देखना हो अंदर से कि कितना इसमें कहाँ पे इन्वेस्टेड है, तो ये वही चीज़ जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया हाई रिस्क में, उसी तरह की चीज़ है। पिछले एक साल में तकरीबन 48% का रिटर्न है, 50.69 इनका YTD यानी ईयर टू डेट का रिटर्न है। इनकी भी पीयर्स की कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि फंड्स ऑफ फंड ने तकरीबन 98% की एक्सपोजर लिया हुआ है इक्विटीज़ के अंदर, और कैश कम है। हालांकि ये फंड्स ऑफ फंड्स हैं, लेकिन एक्सपोजर क्योंकि इनको लग रहा है कि इक्विटी बेहतर परफॉर्म करेगी, इसीलिए हमें जो रिटर्न्स हैं वो भी एक हाई लेवल पे लग रहे हैं कि 48% एक साल के रिटर्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने का मसला सिर्फ ये है कि किस तरह आपने देखना है, किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पे लो रिस्क में आपने या मीडियम रिस्क में, हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना है, जिस पे आपको बेहतर बेनिफिट मिले। अब आपको लग रहा होगा ये कितना सिंपल काम है कि आपने म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किए और उन्होंने आपको परफॉर्मेंस दी। क्या ये म्यूचुअल फंड आपके लिए फ्री में काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इनको चाहिए पैसा। और पैसे को आपने कैसे देखना है? कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने म्यूचुअल फंड में जहाँ पे परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, वहाँ आपने ये भी इंश्योर करना है कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिस पे आपको कॉस्ट भी कम पड़ी है और रिटर्न भी बेहतर मिल रहा है। तो एक्सपेंस या कॉस्ट को आपने कैसे देखना है, आइए मैं आपको बताता हूँ Sermaid.pk के थ्रू। अब हर म्यूचुअल फंड की अपनी कॉस्ट होती है और उसको समझने के लिए आपको म्यूचुअल फंड के अंदर जाना पड़ेगा Sermaid.pk पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स में जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसके बाद मैं जाता हूँ शरिया कंप्लाइंट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड जो कि हाई रिस्क के ऊपर कैटेगराइज हुई है, और अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, जैसे कि अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड को ही देख लेते हैं, तो अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड में आपको राइट पैनल के ऊपर सारी कॉस्ट नज़र आ रही होगी। जैसे AUM मैं पहले ही बता चुका हूँ, 535 मिलियन का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनके पास। इनकी जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो 3.36 है। टोटल एक्सपेंस रेशियो के कितनी इतनी कॉस्ट है इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करने के लिए, इसी कॉस्ट के अंदर इंक्लूसिव है 1.75% पर एनम की मैनेजमेंट फीट है जो ये चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह अगर इनकी सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस होगा तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। फ्रंट एंड लोड, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड 3% का फ्रंट एंड लोड चार्ज कर होते हैं, खासतौर पे हाई रिस्क के अंदर। और अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड के पास खुद जा रहे हैं, आपने कभी भी फ्रंट एंड लोड को कमिट नहीं करना, क्योंकि आप खुद जा रहे हैं। फ्रंट एंड लोड का मकसद ही ये होता है कि कोई सेल्स का बंदा आपके पास है, अगर आप खुद जा रहे हैं तो आपने उनको पहले बताना है, भाई मैं खुद आपके पास आया हूँ तो आप फ्रंट एंड लोड चार्ज नहीं करेंगे। 3% की सेविंग कर सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो 3,000 रुपया काट सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले। और अगर आप उनको बताएंगे कि क्योंकि मैं खुद आ रहा हूँ तो आपने नहीं काटना, तो वो नहीं काटेंगे आपसे। ठीक है, इसी तरह कुछ फंड्स होते हैं जो कि बैक लोड को भी होते हैं। बैक लोड का मतलब है जब आप एग्जिट कर रहे होते हैं तो तब भी वो आपका परसेंटेज काट सकते हैं। चले हम इसमें एक और कैटेगरी को भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि और क्या तरीका होता है। जैसे अल अमीन शरिया स्टॉक फंड, इसके ऊपर देख लेते हैं। अब अल अमीन शरिया स्टॉक फंड के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं, इनका टोटल एक्सपेंस रेशियो है 4.5, यानी कि कंपैरेटिवली इसको मैनेज करने की कॉस्ट पिछले वाले फंड से ज़्यादा है। इनकी जहाँ पे उनकी मैनेजमेंट फ़ी 1.5% थी, इनकी मैनेजमेंट फ़ी पर एनम 3% के ऊपर है। इन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर 0.75% को भी चार्ज किया है। ये लोग 2.5% का फ्रंट एंड लोड चार्ज करें। अगेन मैं पहले बता दूं, अगर आप खुद अल अमीन इस शरिया स्टॉक फंड में जा रहे हैं तो आपने ये फ्रंट एंड लोड नहीं देना। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो वो चार्ज कर सकते हैं और वो आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब अगेन ये तो हाई रिस्क के अंदर है। अगर हम लो रिस्क की कैटेगरी में भी देखें कि वो कितना चार्ज करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। सिंपल आप अगेन लो रिस्क की प्रोफाइल में जाएंगे। अगेन मैं शरिया कंप्लाइंट को ही कर दूं ताकि स्टैंडर्ड रहे। ABL इस्लामिक कैश फंड, ठीक है, ABL इस्लामिक कैश फंड में देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली हाई रिस्क से कम है, 1.09। मैनेजमेंट फ़ी भी उनसे कम है, लेकिन ये भी फ्रंट एंड लोड चार्ज कर रहे हैं लो रिस्क के अंदर। अगर हम इसी कैटेगरी में किसी और फंड में जाएं, जैसे किस में जाएं 1 ईयर के अंदर अगर हम सॉर्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं। चले मीज़ान कैश फंड को देख लेते हैं। ठीक है, मीज़ान कैश फंड की एक्सपेंस रेशियो 1.19 है, मैनेजमेंट फ़ी 0.7% है, सेल्स एंड मार्केटिंग 0.8 है, और आपको कोई फ्रंट एंड लोड चार्ज नहीं हो रहा। अगेन मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि डाटा को बहुत फोकस रखें आप। 1% का भी अगर आपको फ्रंट एंड लोड अगर आप बचा सकते हैं वो बहुत बड़ी सेविंग होगी।
ये जो डाटा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा डाटा नहीं है, ये मुफैब का डाटा हम यहाँ पे लेकर आते हैं। अगर आपको जो म्यूचुअल फंड वाले अगर कोई भाई देख रहे हैं और उनको नज़र आता है कि यार ये फंड डाटा लेटेस्ट नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कि वो डाटा डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करें, ताकि अगर लोग आपका डाटा देख रहे हैं वो जितना एक्यूरेट होगा उतना ही आपके लिए भी बेनिफिट है और लोगों के लिए भी बेनिफिट है। मैंने काफ़ी कोशिश की है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रीच आउट करने की, लेकिन मुझे अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। लेकिन सिंस मैनी पीपल आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म और इस वीडियो के बाद और ज़्यादा लोग देखेंगे, तो अगर म्यूचुअल फंड के लोग जिस तरह मीज़ान हो गया या दूसरे लोग वगैरह वो डायरेक्टली डाटा हमारे साथ दे देंगे, तो उनके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बन सकता है। अब यहाँ तक तो समझ आ गई कि लो रिस्क क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड हाई रिस्क मीडियम रिस्क क्या होते हैं, कॉस्ट को आपने कैसे देखना है। हमने काफ़ी टूल्स ऐसे बताए हैं जैसे कि आपको कैसे समझ आएगी कि किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कुछ टूल्स हमने खुद बनाए हैं, वो अगेन मैंने कहा था ना कि एक रोशनी हमने दी है आपको, वो रोशनी जो थी वो अब आपको समझ आएगी कि सरमाया.pk की वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड पे इन टूल्स की हेल्प करके आपको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड पे आपने इन्वेस्ट करना है। आए सरमाया.pk। तो सरमाया.pk पे जिस तरह आप टूल्स देख रहे हैं, इस पे सबसे पहला टूल हमने फंड के परफॉर्मेंस का है। काफ़ी दफ़ा इतने ज़्यादा फंड्स होते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि आपने किस पर्टिकुलर फंड पे देखकर इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर ही हमने कैटेगराइज कर दी है, प्री बिल्ट सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट्स है कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स क्या हैं। आप खुद बताएं कि आपने इक्विटी मार्केट यानी हाई रिस्क में देखना है, तो आप इक्विटी पे सेलेक्ट करेंगे। आपको एक दिन के रिटर्न आएंगे, सबसे ज़्यादा रिटर्न एक दिन के ऊपर 0.7% था MCB पाकिस्तान स्टॉक फंड का। अगर आप 90 डेज़ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फैसल स्टॉक फंड ऊपर नज़र आएगा। अगर आपने एक साल के अंदर देखना है तो 123% का रिटर्न है UBL फाइनेंशियल सेक्टर्स का। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जाएंगे, जिस तरह फंड्स ऑफ फंड्स में जैसे मैंने मीडियम रिस्क में बताया था, JS फंड्स ऑफ फंड ने तकरीबन 60% का रिटर्न दिया है। अल्फला GHP प्रॉस्पेरिटी फंड ने तकरीबन 50% का रिटर्न दिया है। तो ये कैटेगरीज में आप खुद जाके देख सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग फंड क्या है। टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक साल के अंदर वो कौन सी कैटेगरी थी जहां पे आपको इन्वेस्ट होना चाहिए था। तो टॉप के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, 123% का रिटर्न, या तो इक्विटी का है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स ट्रैकर, शरिया कंप्लाइंट इक्विटी। तो ये सारे हाई रिस्क फंड्स हैं। मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा जब इंटरेस्ट रेट 6 या 7% पे थे कि आप कहाँ पे इन्वेस्टेड है, तो वो लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे थे। मैंने कहा यार आप लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे क्यों हो, आपको तो इक्विटी मार्केट पे होना चाहिए था। आप लोगों के लिए ये नहीं कि इन्वेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कि आपकी इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम रिटर्न मिल कैसे रहा है। इससे ईजी करके कैसे आपको हम बता सकते हैं कि पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर स्टॉक मार्केट पे लेना चाहिए था। इवन अगर आपने देखना हो कि 90 डेज़ में किसने रिटर्न दिया, तो स्टॉक मार्केट ही टॉप पर है। सेकंड पोजीशन पे मनी मार्केट आ जाती है। ठीक है, तो आपको ना कैटेगरीज भी किस पे करना है, तो ये रिपोर्ट आपको उसमें भी हेल्प करेगी। फिर अगर मैंने देखना हो टॉप AMCs की होती थी जिसके पास सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो आप देख सकते हैं अलमीज़ान फंड के पास सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तकरीबन 50-60% ज़्यादा है। नेशनल बैंक पे HPL आपका 3rd नंबर पे आता है, UBL आपका 4th नंबर पे आता है, और नंबर ऑफ फंड्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। टॉप फंड्स इन टर्म्स ऑफ AUMs अगर आपने कैटेगरी वाइज देखना हो तो सबसे ज़्यादा इक्विटी के अंदर NIT के अंदर सबसे ज़्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। अगर आपने इनकम फंड में देखना हो सबसे ज़्यादा किसके पास है, HPL फाइनेंशियल सेक्टर के पास सबसे ज़्यादा AUM है। AUM का मतलब क्या हुआ कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा फंड कहाँ, सबसे ज़्यादा पैसे किस पर्टिकुलर फंड पे इन्वेस्टेड है। इसी तरह अगर शरिया कंप्लाइंट आपने मनी मार्केट में देखना हो, शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट में आप देख सकते हैं मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड के पास तकरीबन सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वो कौन से फंड्स हैं जहाँ पे आपको है इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह जो दूसरा टूल है म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, अगर मैं इस पे जाता हूँ और इस पे जाके मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल रिस्क एपेटाइट मेरी हाई है और मैंने इक्विटी पे इन्वेस्ट करना है और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 90 डेज़ के लिए है, और मुझे वो बताओ जिस पे फॉर एग्जांपल इतना AUM होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारी फंड्स नज़र आ जाएंगे जिसका 90 डेज़ में सबसे ज़्यादा रिटर्न था। तो ये स्क्रीनर भी आपको हेल्प कर सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने किस फंड पे फोकस करना है। इसी तरह एक और टूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं फंड कंपैरिजन। आपने अगर 2 डिफरेंट फंड्स को एक ही कैटेगरी में देखना हो कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी और उनकी कॉस्ट कैसी थी, जैसे कि मैं अभी इस टाइम पे आपको बता रहा हूँ कि फैसल स्टॉक फंड, AKD अपॉर्चुनिटी फंड और मीज़ान इस्लामिक फंड, इन तीनों फंड्स को मैं अगर कंपैरिजन करना है
तो आपको कैटेगरी में ही नज़र आ जाता है। एक इक्विटी मार्केट में है, ये तीनों इक्विटी मार्केट के फंड है, एक शरिया कंप्लाइंट इक्विटी मार्केट में आता है। इसकी नैव की प्राइस क्या है, आपने नैव की प्राइस पे नहीं देखना, यानी आपने ये नहीं देखना एकेडी अपॉर्चुनिटी फंड 109 का है तो ये अच्छा है, तो ये 37 का है तो ये सस्ता है, इसकी कोई वो नहीं है, हर एक का डिफरेंट नैव हो सकता है। इसी तरह एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो जहाँ पे MIF के पास 19.89 बिलियन का पोर्टफोलियो है, वहीं पे एकेडी अपॉर्चुनिटी 633 मिलियन, और वहीं पे जो फैसल स्टॉक फंड है वो तकरीबन 61 मिलियन के ऊपर है। अगर हमने 6 महीने की परफॉर्मेंस देखनी हो तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिज़ान इस्लामिक फ़ंड में है जो कि 6.75 है। 6 महीने पे अगर आप एकेडी अपॉर्चुनिटी फ़ंड को देखें तो -4.6% है। 6 महीने पे अगर आप फैसल स्टॉक फंड को देखेंगे तो 1.92% है। एक साल के अंदर फैसल ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, एकेडी अपॉर्चुनिटी फ़ंड ने तकरीबन 18% का रिटर्न दिया है, मिज़ान इस्लामिक स्टॉक फंड ने 63.83 का रिटर्न दिया है। अगर आपने कॉस्ट को कंपैरिजन करना हो, सबसे ज़्यादा कॉस्ट फैसल की है 5.34, 3.45 सबसे ज़्यादा कम एकेडी अपॉर्चुनिटी की है, और मिज़ान इस्लामिक फंड की 3.88 है। इसी तरह मैनेजमेंट फ़ी देखनी हो तकरीबन सबकी सेम है। सेल्स एंड मार्केटिंग में मिज़ान ने कंपैरेटिवली ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। फ्रंट एंड लोड दोनों का फैसल का और एकेडी का 3% है, मिज़ान इस्लामिक फ़ंड का 2% है। अब यहाँ पे आप एसेट डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं, तकरीबन 98% ये इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट की वे, 103% खैर थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन 103% एकेडी इन्वेस्टेड है, और जो 53% है वो फैसल स्टॉक फंड है, और बाकी जो कंपैरिजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टूल का बेनिफिट आपको क्या हो सकता है, और आपने ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है कि ये ना हो कि आप स्टॉक फंड को कंपैरिजन कर रहे हो मनी मार्केट के साथ, ये नहीं करना। एक कैटेगरी के अंदर 2 डिफरेंट फंड्स को ही आप एनालाइज कर सकते हैं फंड कंपैरिजन के थ्रू। ये नहीं करना कि एक लो रिस्क को आप हाई रिस्क से करें और फिर आप कहें यार लो रिस्क वाला बेहतर है। ये मेरे ख्याल में बेहतरीन जजमेंट नहीं होगी टू आइडेंटिफाई कि एक अच्छी कंपनी कौन सी है म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना है। इसी तरह एक आखिरी टूल है ROI कैलकुलेटर। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं और सही उनका वो भी है, गिला भी है कि एक जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड ने इतने ज़्यादा अच्छे दिए नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी जिस तरह हमने आसान की हुई है स्टॉक में, इसी तरह आप म्यूचुअल फंड में भी देख सकते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग पीरियड के ऊपर कितना रिटर्न दिया है। जिस तरह एकेडी अपॉर्चुनिटी फंड 2010 में 49 की हाई नैव थी, 24 की लोअर नैव थी। अगर मैं 30 रुपये के ऊपर इसकी प्राइस करूं और 30 रुपये पे मैं कहूं कि मेरे पास 300 शेयर्स थे, तो 300 शेयर्स पे मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, तकरीबन 9000 की इन्वेस्टमेंट थी। और इसकी अगर मैं समरी बताऊं तो तकरीबन इन्होंने जो डिविडेंड पे कर दिया 9000 ही डिविडेंड पे कर दिया है, और टोटल रिटर्न इनका मैं अगर इसकी चेक प्राइस हिस्ट्री 2010 से देखें तो 2010 अगर हम ईयर को करेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो अब हमें समझ आएगी कि 9000 का इन्वेस्टमेंट थी, 23,000 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। जो टोटल यूनिट्स आपने लिए थे 300 थे, तो ROI के पर्सपेक्टिव से तकरीबन 37.86% पर ईयर ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, ये कैगर की टर्म्स में नहीं है, लेकिन 9000 की जो आपने इन्वेस्ट किए थे उसकी आज के टाइम पे वैल्यू तकरीबन 56,000 रुपये है। तो आप देख सकते हैं कि ये नहीं कि सब म्यूचुअल फंड में आपको लॉस ही हो रहा है, लेकिन इस तरह आप किसी भी म्यूचुअल फंड को जाके ROI कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस पर आपका रिटर्न कितना हुआ। एक आखिरी टूल जो हमने रिसेंटली बनाया वो है फंड बीटिंग इंडेक्स, यानी अगर आपने देखना हो वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स को बीट कर रही हैं एक दिन के ऊपर, 30 दिन के ऊपर, तो सिर्फ आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली आपको नज़र आएगा कि इनका 30 डे का रिटर्न 70% था UBL डेडिकेटेड इक्विटी फंड, जबकि इंडेक्स ने तकरीबन 0.23% रिटर्न दिया है। अगर आप जितना नीचे जाएंगे तो जो ग्रीन वाला एरिया है वो विनर्स हैं, जो रेड वाला एरिया है वो लूज़र्स हैं। अगर मैं तीसरे उसमें जाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि अब जाके मेरे वो फंड्स आ रहे हैं जिन्होंने इंडेक्स को बीट नहीं किया। और अगेन हमने इस पे फोकस किया हुआ है हाई रिस्क म्यूचुअल फंड पे, लो रिस्क मीडियम रिस्क को हम इस पे कंसिडर नहीं करें। हमारा मकसद ये है कि हम वो चीज़ आपको बताएं कि हाई रिस्क में इंडेक्स के ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट करना हो तो वो कौन कौन सी म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स को बीट कर रही हैं। तो यहाँ पे एक साल के ऊपर आप देख सकते हैं वो सारे म्यूचुअल फंड जहाँ पे इंडेक्स ने 75% का रिटर्न दिया, तो UBL डेडिकेटेड इक्विटी ने 170% का रिटर्न, UBL फाइनेंशियल सेक्टर ने तकरीबन 123% का रिटर्न, अल हबीब इस्लामिक पेंशन फंड ने तकरीबन 92% का रिटर्न, अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड ने तकरीबन 88% का रिटर्न। तो ये सारे वो फंड्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया। आई होप अभी तक आपको इसकी समझ आ रही होगी
आई डू अंडरस्टैंड कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी ओवरवेलमिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। अगेन हमने इसको चैप्टर्स में कन्वर्ट किया है, इसीलिए किया ताकि आप आराम से हर पोर्शन को देखें। कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड पे आप देख सकते हैं कि क्या आपने इन्वेस्टेड अमाउंट जो अभी तक थी सही थी, या अभी जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपके लिए बेहतर कौन सा फंड था जहाँ पे इन्वेस्ट करना था। अब मैं सिर्फ आपको एक जनरली स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से दिखाऊं कि अगर मैंने आपको एडवाइस करनी हो कि आपने कैसे प्लान करना है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपने इन्वेस्ट करना है, तो अगेन Sarmad.pk पे। तो ये पर्टिकुलर चार्ट में आपको बताने का मकसद ये है कि मैंने इंटरेस्ट रेट को प्लॉट किया है कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए लो रिस्क के ऊपर इन्वेस्ट करने की, ज़्यादातर प्रायोरिटी, ठीक है। और जो ही इंटरेस्ट रेट लो की तरफ जाएंगे तो आपने भी अपनी कैटेगरी ऊपर की तरफ शिफ्ट करनी है। जैसे लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इक्विटी फंड, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अभी मार्केट में जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंटरेस्ट रेट नीचे गिरेंगे तो ज़्यादातर लोगों की और जो रिटर्न्स हमने अभी तक देखे हैं इक्विटी मार्केट पे ज़्यादा है। एसेट एलोकेशन में और बैलेंस फंड मीडियम कैटेगरी में आते हैं, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ ये फंड मैनेजर खुद ही बताते हैं कि इक्विटी में कितना जाना है और लो रिस्क में कितना आना है। इसी तरह इनकम फंड, अगर तो इंटरेस्ट रेट नीचे गिरने वाले हैं तो मनी मार्केट से बेहतर है कि आप इनकम फंड में रहें। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हैं तो सबसे बेहतरीन कैटेगरी क्या है कि आप मनी मार्केट में ही रहें। तो इस पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी में क्या हमने बताया है वो ये बताया है कि किस पर्टिकुलर फंड में आपने इन्वेस्ट करना है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होंगे या इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे। सो आई होप अभी तक की जो वीडियो आज हमने बताई है, मैंने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें Sarmad.pk पे हमने प्लॉट की हुई हैं आपको बता सकूं। आज तक मेरा नहीं ख्याल हमने इस कंटेंट को इतनी डिटेल में हमने बताया हो। अब जो आपको अगला क्वेश्चन होगा जो कि बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि किस तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए मैं अगली वीडियो पे मैं लेकर आऊँगा। पहले अभी तक जब तक वो वीडियो नहीं आ रही, आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आपने किस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना है। और आप लोगों की एक असाइनमेंट ये, अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड थे तो आपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन सा फंड था जिस पे आप इन्वेस्टेड थे, और क्या आपका डिसीजन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो सही था कि आप वो सही फंड में इन्वेस्टेड थे या उससे कोई बेहतर फंड जो आपको लगता है आपको इन्वेस्टेड होना चाहिए था। सो कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, आप बताएंगे वो कौन सा फंड आपने आइडेंटिफाई किया Sarmad.pk पे जिस फंड में आपको इन्वेस्टेड होना चाहिए था। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये एक मिथ हमने देखी हुई है स्टॉक म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में कि बड़ा मुश्किल काम है म्यूचुअल फंड पे अकाउंट ओपन करना, और मैं चैलेंज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि किस तरह बर वक्त तरीके से एक ही दिन में आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुल सकता है। उसके लिए आप वेट करें अगली वीडियो का। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब यूज कीजिए, और सब्सक्राइब इसीलिए भी करें क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप म्यूचुअल फंड पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसी दिन के अंदर। सो कीप वॉचिंग Sarmad.pk एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।